तो बच्चों पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो पादप प्रजनन की विधियां थी ना, उनका जो थ्योरेटिकल जो लैंग्वेज थी हमने वो पढ़ ली थी। आज की इस वीडियो में हम लोग जो विधियां थी ना वो किस तरह से पूरी होती है और कौन कौन से चरण आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आप लोगों को कहा था कि जो सारणी दी हुई है आपके बुक में उसका एक डेडिकेटेड अलग से मैं वीडियो लेकर के आऊँगा और आज के इसी वीडियो में हम उन्हीं सारणियों को पूरा करेंगे कि वो जो विधियाँ थी ना वो किस तरह से काम करती है और हम इन्हें किस तरह से पूरा कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले वंशावली विधि, याद होगा आपको, वंशावली विधि के बारे में पढ़ा था और उसी वंशावली विधि की जो सारणी है वो इस तरह से हम इसको देखिए, ध्यान दीजिए। प्रथम वर्ष में कौन कौन सी क्रियाएं करेंगे, मैंने आपको बारी बारी जनक के चयन के बारे में, चयन के बाद में उनकी बुआई, बुआई के बाद में उनके गुणन, गुणन के बाद उनके वितरण की क्रियाएं बताई थी। पर उनका एक क्रमबद्ध जो क्रम था ना, हमने बताया था कि पहले चरण में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, कितने वर्षों में पूरी होगी, वो सारी आज के इस वीडियो में होगी। तो आप लाइन से इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। तो देखिए ये सारणी किस तरह से पूरी होती है, आप गौर कीजिएगा, आप बोर्ड के ऊपर जरा ध्यान देना इन चीज़ों के ऊपर लाइन से, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछी जा चुकी है, इनकी लैंग्वेज कई बार एग्जाम में आपके आ चुकी है। तो ध्यान दीजिए, प्रथम वर्ष चीज़ों के ऊपर देखना, आपको सारणी शुरू कहाँ से करनी है, प्रथम वर्ष से। प्रथम वर्ष में आप लोगों ने क्या किया, देखिए P1 और P2 जनक का चयन करना है आपको, संकरण के लिए जनक का चयन करना है। तो पेरेंट्स 1 और पेरेंट्स 2 आप इनका नाम दे दोगे। और ये देखो डायग्राम के ऊपर एक बार गौर कीजिए किस तरह से बनाया हुआ, एकदम इजी है। आपको करना कि एक फील्ड का स्ट्रक्चर तैयार करना है, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको इस तरह से बुआई किए हुए पादप या उनके बीज को दिखा देना है। एकदम इजी है ये चीज़ें। इस तरह से आपका P1 और इसी के साथ में क्रॉस करवाया हुआ आपका P2 यहाँ पर आ जाता है। अब दोनों के मध्य आपको क्या कराना है, वो लाइन आगे इसके अंदर लिखी हुई है, चुने गए जनक में संकरण कराते हैं। ठीक है, हमने क्या करवाया, प्रथम वर्ष में केवल, ध्यान देना, प्रथम वर्ष में केवल इतनी ही क्रिया हुई है कि हमने चुने हुए जनक में संकरण की क्रिया करवाई है। पहले वर्ष में ये क्रिया होगी, अब आएगा इसका दूसरा साल, द्वितीय वर्ष। तो देखना द्वितीय वर्ष में कौन सी क्रिया हो रही है, ध्यान से लाइनों को आप गौर से जब पढ़ोगे ना तो एक एक चीज आपकी अपने आप क्लियर हो जाती है। तो द्वितीय वर्ष में देखिए क्या क्रिया हुई, इनको ध्यान से देखना। F1 पीढ़ी के पौधों को समुचित दूरी के ऊपर उगाते हैं और अधिक से अधिक F2 पौधे प्राप्त कर लेते हैं या F2 बीज प्राप्त कर लेते हैं। देखिए ध्यान से समझना इस चीज को, क्या हुआ है, प्रथम वर्ष में हमने 2 जनक का चयन किया। जब उन जनक को हम उगा देते हैं, उगाने के बाद में क्या होता है, F2 पीढ़ी की प्राप्ति होती है। अब जो F2 पीढ़ी है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो गई, आप क्या करोगे, उस F2 पीढ़ी के बीजों को एक जगह एकत्रित कर लोगे। ठीक है, प्रथम वर्ष में जनक उगाए, जनक से हमको क्या प्राप्त हो गई, F2 पीढ़ी। देखिए P1 का क्रॉस करवा दिया P2 से, इससे इस आपको रिस्पॉन्स में क्या मिल गई, एक F2 पीढ़ी की प्राप्ति हो गई। ये चीज़ को ध्यान रखना है, P1 का P2 से जब आपने संकरण करवाया तो आपको इसमें F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। कब हुई, द्वितीय वर्ष में। कब हुई, ध्यान देना इस चीज़ का, द्वितीय वर्ष में। ठीक है, सिंबल ये नहीं होगा कि आप प्रथम वर्ष में दोनों को लिख दो, तो ये चीज़ें गलत हो जाती है। प्रथम वर्ष में केवल जनक का चयन करना है, जनक का संकरण करवाना है और संकरण के बाद में द्वितीय वर्ष में आपको F2 पीढ़ी की प्राप्ति होती है। अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, इन चीज़ों को ध्यान से देखना। फिर आता है तृतीय वर्ष, F2 पीढ़ी को आप क्या कर दोगे, यहाँ पर इन लाइनों को देखिए, 2 लाइनें यहाँ पर लिखी हुई है, इनको समझना। F2 पौधों को 2000 से 10,000 समुचित दूरी पर उगाते हैं, यानी कि ये संख्या दी है। संख्या कितनी दी है, 2000 से 10,000। ठीक है, 10,000 पौधे आपने या बीज आपने क्या कर लिए, चुन लिए। चुन करके उनको क्या करवाया, फिर से ये डायग्राम देखो, यहाँ का डायग्राम और यहाँ पर प्रथम वर्ष का डायग्राम दोनों लगभग सेम है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर बुआई की है, किसकी, जो चुने हुए बीज हैं उनकी। तो 2000 से 10,000 की संख्या में हमने क्या कर लिए, उचित दूरी पर उगाने वाले पौधों का चयन किया। फिर देखिए इसमें 100 से 500 उन्नत लक्षण प्रारूप वाले पौधों का चयन करके उनको अलग कर लेते हैं। संख्या देखिए 2 से 10,000 की है। ठीक है, इन 2000 से 10,000 की संख्या में से आपको केवल 500 से 1000 पौधों का चयन करके अलग करना है।
500 से 1000 पौधों का चयन करके उनको अलग करना है। और वो पौधे किस तरह के होने चाहिए, उच्च गुण वाले। मैंने आपको 70% की जो एक थ्योरी बताई थी, आपको याद होगी। भारत के अंदर NBPGR याद होगा इसका नाम, नेशनल बायोलॉजिकल प्लांट जेनेटिक रिसर्च सेंटर, जो नई दिल्ली में स्थित है, वो क्या कहता है, आप इस तरह के पादपों का चयन कीजिए, जब आप उनकी बुआई करो तो कम से कम जो किसान है उनको 70% का लाभ तो वहाँ पर मिले ही मिले। ठीक है, तो आप क्या कर लोगे, 500 से 1000 ऐसे पौधों का चयन कर लोगे जो उच्च गुण वाले होंगे और जिनको अगर बोया जाए तो उनसे कम 70% लाभ के साथ में किसानों को क्या हो, उपज की प्राप्ति हो। फिर देखिए चतुर्थ वर्ष में कौन सी क्रिया हुई, इन चीजों को ध्यान रखना, केवल याद करने वाली चीज है। अगर आपको एक बार ये चीजें समझ में आ गई तो अपने आप इस सारणी को आप कंप्लीट कर सकते हो। और 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वंशावली विधि का प्रारूप समझाइए, तो ये प्रारूप होगा। तो हमने प्रथम 3 वर्ष देख लिए, F1, F2, और अब देखिए F3 के ऊपर चर्चा करेंगे जो चतुर्थ वर्ष में आती है। यहां पर देखिए जो होलोमेटिक डायग्राम है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब ये चेंज क्यों हुआ, देखिए लाइनों को, चयनित पौधों के बीच में एकल पादप संततियां उगाते हैं। पहली लाइन में क्या लिखा है, एकल पादप संतति। एकल का अर्थ क्या हो गया भाई, एक एक करके आपको पादपों को लगाना है। ठीक है, तो एक एक करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, आपने एकल पादप संततियां उगा ली। ये 10 आपने क्या की, अलग अलग की है, तो जो डायग्राम है वो इस तरह का बनेगा। आप एक चीज याद रखना, आगे जितनी भी 5-6 सारणियां ना, उनमें कहीं भी ये शब्द आ जाए कि एकल पादप संततियां उगाते हैं, तो यही डायग्राम वहां पर आपको बना करके दिखाना है। ठीक है, क्या किए गए, चयनित पौधों के बीजों से हमें एकल पादप संतति उगाते हैं। फिर देखिए निकृष्ट, इस शब्द के ऊपर ध्यान देना, निकृष्ट संततियों को त्याग देते हैं और उत्कृष्ट संततियों का, उन्नत पौधों को उगाने के लिए उनका चयन किया जाता है। निकृष्ट का अर्थ यहाँ पर क्या है, ऐसे पादप संततियाँ जिनके अंदर जो गुण है ना वो उच्च श्रेणी के नहीं है, वो उच्च क्वालिटी के नहीं है, वो निम्न श्रेणी के है, वो होती निकृष्ट प्रजातियाँ। और हम चुनेंगे कौन सी, उत्कृष्ट को, यानी कि जो उत्तम है, जो उत्तम है, जिनके अंदर जो गुण है वो भी क्या है, उच्च श्रेणी के हैं। उस तरह की पादप प्रजातियों का हम क्या कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं। चयन के बाद में उन्हें उगाने के लिए आगे प्रमोट कर देते हैं। तो ये हो गई चतुर्थ वर्ष की क्रिया। यहाँ का डायग्राम भी देख लीजिए, एकल पादप संतति है तो हमने एक एक करके सभी को दर्शा भी दिया, और हमने यहाँ पर दोनों लाइन लिख ली, क्या क्या थी, चयनित पादप के बीजों से एकल पादप संतति उगाते हैं और इसमें से निकृष्ट गुण वालों को त्याग करके उत्कृष्ट गुण वाली पादप संततियों का हम चयन कर लेते हैं। तो ये हो गए आपके यहाँ पर 4 वर्ष पूरे। अब आगे देखिए, कोई अगर दिक्कत आ रही है ना तो आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके भी देख सकते हो, ताकि आपको चीज़ें ध्यान में रहे। प्रथम वर्ष 2 जनक का चयन किया, P1 P2 दोनों के मध्य में हमने क्रॉस करवा दिया, तो दोनों के बीच में क्रॉस का निशान है और ये फील्ड का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। क्रॉस करवाया तो P1 का P2 से क्रॉस कराने से आपको क्या प्राप्त हुई, F2PD प्राप्त हुई। तो द्वितीय वर्ष में ये F1, यहाँ पर दोनों की जो PD है ना वो F1 होगी, पहले ये ध्यान रखना। तो F1 यहाँ पर F1 PD के पौधों को समुचित दूरी पर उगाते हैं जिससे अधिक से अधिक F2 पौधे प्राप्त हों। यहाँ पर F2 बीज प्राप्त हो गए, तो ये F2 बीज यहाँ पर अपने आप आ जाएगा तृतीय वर्ष के अंदर। वर्ष याद रखना, प्रथम द्वितीय तृतीय, फिर चतुर्थ में यहाँ पर आपको क्या हो गया, F2 के 2000 से 10,000 पौधे में से आपको क्या करना है, 1000 पौधों का चयन करके उगाना है, जिससे आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होंगे, उच्च गुण वाले लक्षण वाले जो पौधे हैं, जिनको F3 के रूप में आप चतुर्थ वर्ष में उगाओगे। और F3 में आप क्या करोगे, एकल पादप संततियाँ उगा करके उनमें से निकृष्ट गुण वाले पौधों को त्याग कर दोगे और उत्कृष्ट वाले चयन करके अलग कर लोगे। अब आगे देखिए 5वां वर्ष, यहाँ पर भी जो क्रिया है आप डायग्राम देख करके समझ गए होंगे, एकल पादप संतति उगानी है। तो देखिए F3 की क्रियाओं को दोहराते हैं, बार बार वही नहीं लिखेंगे। हमने क्या किया, एक शॉर्टकट अपना लिया, F3 की क्रियाओं को दोहराएंगे। F3 में क्या हुआ था, ऊपर देखिए ये है F3, ठीक है। F3 में क्या हुआ, ये जो 2 क्रियाएं हैं ना, चयनित पौधों की एकल पादप संतति उगाते हैं और उगाने के बाद में इनमें से निकृष्ट को त्याग देते हैं और उत्कृष्ट को चुन लेते हैं। यही क्रिया वापस यहाँ पर लिखनी है, पर बार बार लिखोगे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो आप क्या कर लोगे, डायरेक्ट इतना ही लिख दोगे, F3 की क्रियाओं को दोहराते हैं, ताकि वो जो क्रिया है ना वो सेम यहीं पर रिपीट हो जाएगी। तो वर्ष देखिए कौन सा था, 5वां वर्ष F4। यहाँ पर जो क्रिया है वो सेम F3 वाली की, तो हमने क्या कर दिया, वही लिख देंगे कि हम F3 की क्रियाओं को दोहराते हैं। अब आगे देखिए 6ठे वर्ष में क्या होता है, 6ठा वर्ष F5 आ गया। ये क्रम से चल ही रहा है, आप सब लोग ध्यान से देखना, F1 F2 F3 F4 और यहाँ पर F5, 6ठे में F5, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायग्राम फिर से चेंज हुआ है।
यहाँ पर 3-3 के जो कॉलम है ना वो बन चुके हैं। ये क्यों बने हैं पहली लाइन में आपको पता चल जाएगा। एकल पादप संततियों की 1 से 3 कतार उगाते हैं। कितनी कतार लिखी हमने? एकल पादप संततियों की 1 से 3 कतार। इतनी देर हम क्या कर रहे थे? एकल पादप संततियां उगाते हैं तो एक एक करके दर्शा रहे थे। अब 1 से 3 कतार उगानी है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, ये कतार बन गई 1 से 3 संततियों की, जिसमें जो डायग्राम है वो आपको नीचे दर्शा रखा। आपने इसको देखिए, सेम डायग्राम है। 1 से 3 कतारें बनानी है तो 3-3 के जोड़े ले लिए और इनको हम क्या करेंगे? इस तरह से गैप दे के लगा देंगे तो ये लाइन यहाँ पर क्लियर होती है। एकल पादप संततियों की 1 से 3 कतार उगाते हैं। नंबर 2 देखिए, अच्छी संततियों में से अच्छे पौधों का चयन करते हैं। लाइन एकदम क्लियर है। इनमें से जो अच्छे हैं उनको अलग कर लेंगे। सिंपल सी चीज़ है, वो आप ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किताब में क्या किया जाता है, कुछ शब्दों को घुमा देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो कतारें हैं इनमें से अच्छे पौधों को अलग कर लेते हैं। तीसरा देखिए, उन्नत व समरूप संततियों की कटाई पुंज में की जाती है। ये पुंज शब्द याद है क्या? एक बार आपके आया था पुंज विधि। पुंज में क्या होता था अभी याद है क्या इसकी डेफिनेशन? पुंज में क्या करते हैं हम? एक साथ समूह में किसी चीज़ की कटाई कर ली जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? उन्नत और समरूप, यानी कि जो उन्नत है उच्च गुण वाली है, समरूप यानी कि एक समान। उच्च गुण वाली और एक समान संततियों को हम क्या करेंगे? समरूप यानी कि एक साथ काट लेते हैं। उनको बार बार अलग अलग तरीके से काटने की जरूरत नहीं है। ये हमने एक डायग्राम बना रखा है फील्ड के अंदर। ये मान लो सारी की सारी क्या है? समरूप है और उत्कृष्ट है, यानी कि उच्च क्वालिटी वाली है। तो हम क्या करेंगे? एक साथ इसकी पुंज में कटाई कर देंगे, यानी कि एक समूह में उसको एक साथ काट लेंगे ताकि बार बार क्या हो? इनकी कटाई का व्यय किसानों के ऊपर न पड़े। फिर देखिए F5 की क्रियाओं को दोहराते हैं। F5 कहाँ था? ऊपर था, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, क्रियाएं जो होती है ना लगातार एक क्रम से चलती रहती है। मैंने एक चीज़ यहाँ पर क्लियर की थी कि ये जो क्रिया है वो 14 वर्ष तक चलती हैं, कुछ में 13 वर्ष, कुछ में 12 वर्ष, ठीक है। ये एक लंबा प्रक्रम है जिसे आपको एक साथ में पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक साथ इन संततियों को उगाने के लिए जाओगे या इस प्रक्रम को पूरा करोगे तो क्या होगा? बीच में कुछ किसी न किसी एक वर्ष में कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हमने नाम दिया था उत्परिवर्तन का। उत्परिवर्तन की डेफिनेशन सभी को याद होगी, किसी जीव में अचानक दिखाई देने वाले लक्षण, और वो लक्षण उत्कृष्ट भी हो सकते हैं और निकृष्ट भी हो सकते हैं, यानी कि उच्च भी हो सकते हैं और निम्न भी हो सकते हैं। अगर उच्च हो गए तो ठीक है, अगर निम्न हो जाते हैं ना तो वहां पर यह समस्या आ जाती है कि उन पीढ़ियों का आप आगे समापन नहीं कर पाओगे। तो आगे देखिए, इसमें सातवां वर्ष F6, सातवां वर्ष F6, यहां पर कौन सी क्रिया हो रही है भाई? फिर से डायग्राम तो सेम है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों के डायग्राम सेम है। हमने लाइन वही लिखी है, ये इसी के अंदर होगी भाई, मैंने पहले बता दी थी। तो ये 7वें वर्ष के अंदर आएगी। कौन सी क्रिया है? F5 की क्रियाओं को दोहरा देते हैं। F5 में क्या क्रिया थी? ये सेम थी, तो ये हूबहू लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर देंगे? इनको इन्हीं क्रियाओं को दोबारा से यहाँ पर दोहरा देते हैं। आगे देखिए, F7 के लिए 8वां वर्ष क्या कहता है भाई? इन चीज़ों को एकदम आसानी से अगर आप समझोगे ना तो ये चीज़ें समझ में आएंगी, अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपके दिमाग में नहीं बैठने वाली। तो 8वें वर्ष में F7 में क्या हो रहा है? डायग्राम फिर से चेंज, ब्लॉक बन चुके हैं। ये ब्लॉक क्यों बने हैं भाई? याद इन चीज़ों को देखना एकदम, ये आगे भी आपके जो सारणी आएंगे ना उनके अंदर भी ये चीज़ें काम देने वाली हैं। तो ब्लॉक क्यों बना? चयनित संततियों का प्रारंभिक उपज परीक्षण कराते हैं। देखिए इस चीज़ को, उपज परीक्षण क्या लिखा हुआ है? संततियों का उपज परीक्षण किया जाता है। परीक्षण का अर्थ क्या है? कि इनका उपजाऊपन इसके अंदर कितना है वो टेस्ट किया जाएगा। जो संतति हमने प्राप्त कर ली है, 7वें वर्ष तक जो बीज हमको मिल चुके हैं वो कितने उपजाऊ हैं, उनका यहाँ पर क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। उसको बोलते हैं उपज परीक्षण। तो परीक्षण के लिए आपको क्या करना? एक ब्लैंक ब्लॉक बनाने हैं। ब्लैंक क्यों बनाए भाई हमने? सिंपल सी चीज़ है, हमको पता नहीं है इसके अंदर कौन कौन से गुण हैं। हमको ये भी नहीं पता कि ये गुण किस तरह के रखते हैं। हमको ये भी नहीं पता कि बीज कितने प्राप्त होंगे। हमने क्या कर लिया? केवल इस तरह से ब्लैंक ब्लॉक्स का निर्माण किया और क्या लिखा? जहाँ कहीं भी ये नाम आ जाए हम इसका उपज परीक्षण कराएंगे तो वहाँ पर ये ब्लॉक बन जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, ये डायग्राम याद रखने हैं।
जब आपको एकल क्रम के अंदर संततियाँ एक साथ उगानी है तो ये थ्योरेटिकल जो तीन तीन की जो डायमेंशन है ना वो बनेगा। एकल पादप संततियाँ हो तो एक एक करके बनेगा, और उपज परीक्षण कराना हो तो इस तरह का एक ब्लैंक यानी कि खाली बॉक्स बन जाएगा। देखिए यहाँ पर लाइन देखिए क्या लिखी है हमने, लाइनों के ऊपर एक गौर करना है इस चीज़ को। हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि चयनित संततियों का प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है, इतने में ये पूरा है। हमको क्या करना है, 8वें वर्ष में केवल उपज परीक्षण, कितना उपजाऊ है जो संतति हमको मिली है वो किस तरह की है, वो परीक्षण 8वें वर्ष में आकर के हम करते हैं। 9वें वर्ष में देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ गौर करना, F8 से F10 तक 8, 9 और 10 3 वर्ष, 3 जो क्रम है ना, 3 पीढ़ियाँ हमने साथ में ले ली। यहाँ पर लिखा हुआ है 9वें वर्ष से 11वें वर्ष तक, क्या लिखा हुआ है, 9वें वर्ष से 11वें वर्ष तक। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आप ध्यान से देख लेना इस चीज़ को। 9वें वर्ष से 11वें वर्ष तक ध्यान देना इस पर। 3 चीज़ें हैं ना, 3 एक साथ प्रक्रम हमको करवा रहे हैं 9वें वर्ष से 11वें वर्ष तक। तो डायग्राम कितने हमने कर दिए, 3 कर दिए। ये घबराने वाली चीज़ नहीं है, आसानी से समझ सकते हो। यहाँ पर उपज परीक्षण केवल एक बार करवाया था तो डायग्राम कितनी बार बना, एक बार। यहाँ पर 3 वर्ष है 9वें से 11वें, ये 9वां, ये 10वां और ये 11वां, तो तीनों के अलग अलग डायग्राम हो गए। यहाँ मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है, ठीक है। तीनों वर्षों को एक साथ में लिख दिया। उपरोक्त परीक्षण से में मानक उन्नत संततियों का उपज परीक्षण करवाया जाता है। तीनों वर्ष साथ में ले रखे हैं। हमने क्या कर लिया, जितनी भी मानक यानी कि एक मान लिया हमने, ठीक है, कि जो ये संततियाँ जितनी भी बनेंगी, यहाँ पर देखिए गौर कीजिए कि हमने एक मानक पैमाना ले लिया और इसके अंदर मानक को क्या दिया कि उन्हीं संततियों को चुनना है जिनकी उपज क्षमता ज़्यादा हो, ये मानक है। और इसी मानक के आधार पर अलग अलग संततियों का चयन किया जाता है, ठीक है। ये मानक संततियां मानकर हम क्या करते हैं, उन्नत संततियों को चुनते हैं, जिससे क्या होता है, आगे की पीढ़ी के लिए संततियां तैयार होती हैं। फिर आता है आपका 12वां वर्ष F11, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देना। आखिर में क्या लिखा है, विमोचित किस्म के बीज को गणन एवं वितरण के लिए भेज देते हैं, इनका गुणन और वितरण किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक फील्ड बना दिया, ठीक है, एक फील्ड बना दिया हमने। फिर से फील्ड के अंदर हमको ये दर्शा रहे हैं कि सारी की सारी जो संततियाँ ऊपर क्रिया हुई हैं उनके थ्रू यहाँ पर एक साथ बो दी जाती हैं, और बोने के बाद में इनकी संख्याओं को उगा करके एक साथ इनका गुणन और वितरण का जो काम है ना वो किया जाता है। तो इस तरह से जो वंशावली विधि है, यहाँ ध्यान रखना, वंशावली जो टॉपिक चल रहा था, वंशावली विधि कुल कितने 12 वर्ष में पूरी हुई है। कितने वर्ष में पूरी हुई है, 12 वर्षों में। तो इसको कितना समय लगा, 12 वर्ष का समय लगा। 12 वर्ष में हमने क्या किए, उच्च गुण वाले पौधे तैयार किए। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें समझ में आ जाती है कि जब आप या जो वैज्ञानिक होते हैं वो जब किसी भी उच्च श्रेणी के पादपों का चयन करते हैं या आपके लिए कोई ना कोई संकरित बीजों का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रम में खूब समय लगता है, वो काफ़ी लंबा समय चलता है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा है कि आपको 12 वर्ष का समय लगा और 12 वर्ष बाद में आपको क्या हुए हैं, इस तरह के पौधों की प्राप्ति हुई है जो खेतों के अंदर जब उनको बोया जाए तो उनमें से उच्च क्वालिटी के पादप आपको प्राप्त हों। तो 12 वर्ष इसके अंदर आपको लगे हैं। तो अब आप आगे देखिए, 12 वर्ष बाद में जब ये विधि पूरी हो जाती है ना, तो आपके जो किसान होते हैं उन तक इस विधि द्वारा प्राप्त किए गए बीजों का वितरण किया जाता है। और वितरण से पहले यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, इनका गुणन किया जाता है। अब गुणन जरूरी क्यों है, मैं पहले भी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि मान लो किसी विधि के द्वारा आपको 1000 उच्च श्रेणी के या उच्च क्वालिटी के बीजों की प्राप्ति हुई। कितनी हुई, एक विधि के द्वारा अगर आपको 1000 बीजों की या फिर पादपों की प्राप्ति हुई तो जब आप इसको मल्टीप्लाई, इसका गुणा कर देते हो ना, तो गुणन प्रक्रिया के द्वारा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली इनकी जो संख्या होती है ना वो परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। और गुणन के बाद में इनका जो वितरण आप करते हो ना, तो जितनी भी प्रजाति है यहाँ पर, जो मानव प्रजाति है, जो मानव सभ्यता है, आप सब लोग जानते हो, समय के हिसाब से वो क्या हो रही है, लगातार दुगनी गति से वो संख्याएं बढ़ रही हैं। और मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज़रूरी क्या है,
ज़्यादा से ज़्यादा अनाज को प्राप्त किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज के भंडारण को बढ़ाया जाए या भंडारण उनका किया जाए, तो इसके लिए इनकी संख्या को गुणित करके किसानों तक इनको बांटा जाता है और वो किसान क्या करते हैं, इनको उगा करके इनसे उच्च गुण वाले पौधों की प्राप्ति करते हैं। तो ये थी पहली विधि आपकी वंशावली विधि। कल हम बात करेंगे पुंज विधि के बारे में। पुंज विधि की मैंने डेफिनेशन पहले आपके लिए क्लियर कर दी थी। वह विधि जिसमें किसी पादप या किसी संतति का चयन पुंज में ही करते हैं, उनकी बुआई भी पुंज में करते हैं और उनकी कटाई भी पुंज में करते हैं। तो इस तरह की विधि क्या कहलाती है, पुंज विधि। यहाँ पर लिखा हुआ है बल्क। बल्क का अर्थ क्या होता है, एक साथ समूह में लगातार कोई एक जगह के ऊपर भंडारित बीजों का एक संचयन किया हुआ है किसी गोदाम में। किसी गोदाम में क्या किया हुआ है, एक साथ बीज रखे हुए हैं। हम क्या करेंगे, उनको एक साथ उठाएंगे, पुंज में लेंगे, समूह में उठाएंगे और वहाँ ले जा कर के उनकी बुआई भी हम क्या कर देते हैं, पुंज में ही कर देते हैं। तो वो विधि होती है पुंज वाली। तो इसकी अलग से एक सारणी बनी हुई है, नीचे देख सकते हो आप यहाँ पर, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया है, वंशावली विधि के अलग अलग जो क्रम थे 1 से लेकर के 12 तक के, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। इनके डायग्राम्स को भी हमने क्या किया है, एक एक करके इनको पढ़ लिया है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपके मन में सवाल है, तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए या डाउट सेक्शन आपके ऐप के अंदर भी बना हुआ है, वहाँ पर लिख करके पूछ सकते हो। ये जो क्रम है ना, आपको केवल इतना याद रखना है कि देखिए ऊपर मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ कि कौन से वर्ष में कौन सी क्रिया हो रही है, वो आपको निर्धारित करके रखनी है। कौन से वर्ष में कौन सी क्रिया हो रही है, केवल वो ध्यान रखनी है कि अगर हमने प्रथम वर्ष के अंदर में केवल जनक का चयन किया है, तो वो आपको वहीं पर दर्शाना है। अगर आपने क्रम ऊपर नीचे कर दिया ना, तो आपकी ये जो सारणी है ना वो गलत हो सकती है, वहां पर आपके जो नंबर है ना वो कट सकते हैं। तो आप इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। प्रथम वर्ष में जब हमने जनक का चयन किया, तो इसी का जो क्रम है ये यहीं पर रहेगा। चयन के बाद में ये एरो का, यहाँ एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जो एरो है इस क्रम को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने क्या किया, बीच में से एरो हटा दिया, तो इनका जो पदानुक्रमण जो क्रम है ना वो टूट जाता है। यानी कि जो एरो ये दर्शा रहा है, इसके बाद में ये क्रिया होगी, इसके बाद में ये क्रिया होगी। अगर आपने इनको हटा दिया, अगर भूल से भी आपने ये नहीं लगाए, तो वहाँ पर ये जो कॉलम की जो श्रृंखला है ना ये टूट जाती है और अलग हो जाती है, जिससे आपको नंबर यहाँ पर काट लिए जाते हैं। तो इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, ये पीढ़ियाँ लगा करके आपको क्या करना है, ये डायग्राम तैयार करना है। और डायग्राम एकदम ईजी है। अगर आपको जनक उगाते हुए दिखाने हैं, तो एक फील्ड का स्ट्रक्चर लगा करके इनके बीच में डॉट डॉट करना है, ठीक है। अगर आपको एकल पादप संततियाँ उगानी है, तो इस तरह एकल करके आप इनको दिखा सकते हो, ताकि आपके जो डायग्राम है वो पूरा हो जाता है। एकदम सिंपल डायग्राम यहाँ पर दिए हुए हैं, आप आगे भी देख सकते हो। संतति उगाने के लिए फील्ड का डायग्राम, एकल पादप के लिए आपको एक एक पादप दिखाए हुए हैं। और जब आप यहाँ पर देखिए एकल पादप संततियों की 1 से 3 कतार, यानी कि 3-3 कतार बनानी हो, तो ये डायग्राम आपके सामने है। 3-3 के एक ब्लॉक्स बनाने हैं, छोटे छोटे 3-3 दिखा करके इनका डायग्राम हम तैयार कर सकते हैं। और एरो का विशेष ध्यान रखना, जो क्या करती है, आपको इस विधि को आगे कंटिन्यू किए हुए दर्शाती है। तो इस तरह से कॉलम बना करके, और उपज परीक्षण जहां कहीं भी आ जाए, ये देखिए प्रारंभिक उपज परीक्षण जहां कहीं भी ये नाम आ जाए, तो वहां पर आपको मैंने फिर पहले भी बताया था, ब्लैंक ब्लॉक्स का निर्माण करना है, यानी कि खाली डिब्बे दर्शाने हैं। क्योंकि हमारे पास ये कुछ भी चीज़ें तय नहीं है कि इसके अंदर किस तरह के गुण हैं, कितनी संख्या में यहाँ पर उपज परीक्षण के लिए आपको बीज मिले हैं। तो ब्लैंक बॉक्स यहाँ पर दर्शाओगे। और जब भी कहीं 3 वर्ष की क्रियाएं एक साथ आ जाएं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर दर्शाई गई आपकी बुक में 9वें से 11वें वर्ष, इन तीनों की क्रियाओं को एक साथ दर्शाने के लिए तीनों ब्लॉक्स को आप क्या कर दोगे, एक साथ कंबाइंड कर दोगे। तो इस तरह से आपकी वंशावली विधि पूरी होती है। कोई भी सवाल हो डाउट सेक्शन में जाकर के पूछ लीजिएगा। और अगली वीडियो में हम पुंज विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी तरह से आगे करते हुए हम एक एक वीडियो लेकर के आएंगे इन्हीं विधियों का, ताकि आपकी ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाए। एक साथ हम इसको नहीं बताने वाले। अगर कोई भी दिक्कत हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।